गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इटवा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग आज परपोषण के प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखो, परपोषण में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परपोषण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव एवं पादप से तरल रूप में ग्रहण करता है तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात यानी कहने का मतलब है कि मृतजीवी पोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जीव क्या करता है कि मरे हुए पौधों से या मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन जो होता है वो तरल यानी कि गीला रूप में प्राप्त करता है। उसमें तरल कहने का मतलब हो गया कि उसमें कुछ जल के अंश होना चाहिए। तो वो तरल रूप में यानी कि मरे हुए पौधों से या मरे हुए जीवों से वो अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो वैसे जीव को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया ले लेते हैं, कवक ले लेते हैं, फिर जीवाणु ले लेते हैं, प्रोटोजोआ, ये सब जो है मरे हुए जीवों से पनपते हैं या मरे हुए जीवों या पेड़ पौधों से पनपते हैं। दूसरा हो गया कि परजीवी पोषण। परजीवी पोषण इसमें भी एकदम सिंपल सी बात है कि पर माने दूसरे जीवी यानी कि दूसरे जीव पर आश्रित रह करके तो पोषण, तो वैसा पोषण जिसके अंतर्गत एक जीव किसी दूसरी जीव के शरीर में अस्थायी रूप से या कह सकते हैं अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि हो गया कृमि, जीवाणु इत्यादि। अर्थात यानी कि कहने का मतलब है कि परजीवी पोषण वैसे जीव को कहेंगे जिसमें जो मतलब कि किसी दूसरे जीव में रह करके अस्थायी रूप से रहे। अस्थायी मतलब कि एकदम पूरी जिंदगी वो अपना उसी जीव में काट दे, या फिर अस्थायी रूप से रह करके वो अपना भोजन को प्राप्त करता है। जैसे कि हम लोग मनुष्यों में देखे होंगे कि जू होते हैं, सिर में बाल में जू होता है तो जू वो क्या करता है कि अपनी पूरी जिंदगी रहता है। या फिर कुछ वैसे जीव जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है और वो पूरी जिंदगी उसी अपने यानी कि दूसरे जीवों पर रह करके। फिर देखते हैं हम लोग जानवर में चमोकन होता है, वो उसमें अस्थायी रूप से निवास करता है, उसी जानवर में रहता है और उसी से उसका ब्लड को चूस करके वो अपना पोषण करता है यानी कि भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कृमि हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी परजीवी पोषण है। तीसरा होते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण अर्थात यानी कि इसमें प्राणी मतलब हो गया जीव, असम माने यानी कि कहने का मतलब हो गया एक ठोस प्रकार के रूप में किया जाए। जैसे वैसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव क्या करता है, जीव जंतु अपना भोजन ठोस रूप में या फिर तरल रूप में ग्रहण करता है तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया या तथा अन्य सभी जानवर जितने भी आते हैं वो सब क्या करते हैं, एक ठोस रूप में तरल रूप में पदार्थ भोजन को ग्रहण करता है। यानी कहने का मतलब जैसे मनुष्य जो होता है, मनुष्य क्या करता है कि अपना भोजन एकदम एक ठोस रूप में, जैसे चावल दाल भात जो भी खाते हैं वो सब एक ठोस रूप में खाते हैं और वो ठोस रूप में ग्रहण कर लेता है या फिर उसको तरल रूप में कुछ है उसमें जल का अंश मिला करके वो क्या करते हैं कि उस भोजन को ग्रहण करता है। तो वैसे जीव को प्राणी संपोषण कहेंगे। जैसे कि मनुष्य, मेढक, बकरी, शेर तथा अन्य सभी जानवर ये सभी मतलब प्राणी संपोषण होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है। तो देखो, स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या होता है। देखो, स्वपोषण सबसे पहला अंतर है कि स्वपोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि स्वपोषण सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में होता है और ये अपना भोजन किसी दूसरे पर नहीं रहता, ये अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। वो कैसे? तो वे अपना भोजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है।
जो ये पौधे आज तक देखे हैं कि पौधे किसी दूसरे से खाना मांगते हुए नहीं, तो ये पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषण में क्या होता है कि जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन परपोषण में जीव अपना भोजन जो होता है वो स्वयं नहीं बनाता है। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, ये हम लोग परपोषण में आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। कैसे? अगर परपोषण हम लोग दूसरे जीवों को यानी काट कर, मार कर या कुछ कर उसको खाते हैं। अगर जैसे कि हम लोग अगर धूप में खड़ा हो जाए तो अपने आप पेट भर सकता है? नहीं भर सकता है। लेकिन स्वपोषण में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन जो होता है स्वयं बना लेता है। तो हम लोग परजीवी पोषण में क्या हो गया कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। यानी पहला अंतर एकदम सिंपल है कि स्वपोषण में जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन परपोषण में अपना भोजन जो होता है स्वयं नहीं बनाता है। दूसरा अंतर कि स्वपोषण में क्या होता है कि जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सरल अकार्बनिक पदार्थ होता है और उसको जटिल कार्बनिक। सबसे पहले ये जानेंगे कि अकार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें कार्बन को छोड़ करके जो भी पदार्थ बनाता हो, तो अकार्बनिक। और इसमें क्या कि कार्बनिक पदार्थ में यानी कि कार्बन उसमें मौजूद हो। तो देखो क्या होता है कि इसमें स्वपोषण में जीव जो होता है सरल अकार्बनिक यानी कि सूर्य का प्रकाश लेता है, क्लोरोफिल होता है, जल होता है और CO2 होता है, और इस माध्यम से वो अपना भोजन पदार्थ जो होता है जटिल कार्बनिक में बदल देता है। फिर इसके बाद इसमें दूसरा आते हैं परपोषण में कि जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि परपोषण में जो होता है वो जीव जटिल कार्बनिक यानी कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, अब भोजन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ को भोजन कर लेते हैं और उसको पचाने का काम करता है जो सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है। फिर उसको हम लोग उसको अंतर्ग्रहण करके उसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलता है। अर्थात यानी दूसरा अंतर इसमें कंफर्म हो गए कि स्वपोषण में क्या होता है कि सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है, और दूसरा परपोषण में कि जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलता है। तीसरा क्या है कि स्वपोषण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ पादप में होता है। पादप यानी कि पौधे, पादप का मतलब होता है पौधे, सिर्फ पौधे में ही होती है, संपन्न होती है इसकी क्रिया। स्वपोषण की क्रिया सिर्फ पौधे में होता है, लेकिन परपोषण में की क्रिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु में संपन्न होती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जंतु में ये परपोषण होता है। नेक्स्ट अब तीसरा आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो देखो ये सिंपल डिफिनेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी जिसका अनुसूत्र होता है H2O एवं क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधा ग्लूकोज यानी कि ये ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर उसको बोल सकते हैं फ्रक्टोज, ये सब का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अर्थात यानी कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी हो सकती है जब उसमें क्या क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। ये चारों यानी कि ये सभी पदार्थ उपस्थित होता है, मौजूद होता है, तो वो क्या कहता है कि पौधा अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, या फ्रक्टोज बनाता है या कार्बोहाइड्रेट बनाता है और इसका निर्माण कर लेता है, जिसके ये ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया या कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और यही ग्लूकोज पौधों का भोजन है, जिसको हम लोग एक समीकरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधे और भूमि से जल लेता है,
और वो क्लोरोफिल, उसके पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो सूरज के प्रकाश की मौजूदगी में वो क्या करता है, अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज हो गया। और फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर इसके बाद जल को बाहर नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि पौधे, सभी पौधे जो होता है वह स्वपोषण की क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो स्वपोषण नहीं करते हैं। जैसे कि देखो, गोबर छत्ता एवं अमरबेल, ये दो ऐसे पौधे हैं जो परपोषी हैं। ये दो पौधे, यानी कि कहने का मतलब गोबर छत्ता जो देखा होगा कि गंदा जगह पे ये फलता है, फिर अमरबेल किसी पेड़ पे देखा होगा पूरे ढक लेता है, हरे हरे टाइप में होता है। ये दोनों पौधे जो होता है वो मतलब कि परपोषी होता है, दूसरे जीवों के पर आश्रित होता है। देखा होगा गोबर छत्ता कभी कभी पेड़ों के तना पे भी होता है, मौजूद होता है। या अमरबेल जो होता है दूसरे पौधों पर रहता है, जिसके पत्तियां को, यानी कि जिस पौधे पे ये पाया जाता है वो उस पौधे को, पत्तियां को खत्म कर देता है। तो ये दो पौधे ऐसे हैं जो परपोषी होते हैं। दूसरी बात, यानी कि पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, यानी कि पौधे के पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों की पत्तियां में क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल के मौजूद के कारण ही क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना पाता है प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए पौधों की पत्तियों को हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पत्तियों में CO2, यानी कि CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एवं मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को आने एवं O2 यानी ऑक्सीजन को बाहर निकलने के लिए बहुत सारे छिद्र मौजूद होता है। इसमें पत्तियों में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब आने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसको अस्टोमेटा कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, अस्टोमेटा। यानी कि यहाँ पे पत्तियां जो होती है वो CO2 को ग्रहण करता है और O2 को बाहर निकालता है। हम लोग जानते हैं कि पौधे जो होता है CO2 को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। तो वो पत्तियां जिस छिद्र के द्वारा CO2 को अंदर लेता है, O2 को बाहर निकालता है, वो उस छिद्र को अस्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। यदि पौधों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए पौधों में क्या होता है कि क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। तो उसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि आखिर क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसके लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, इतना आवश्यक क्यों है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, एक प्रयोग के माध्यम से क्या कि हम किसी हरे पौधे का पत्ती लेते हैं, हम किसी भी एक हरे पौधे के पत्ती को लेते हैं, जिसे फिर हम क्या करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं। गर्म बीकर में कुछ देर तक क्या करेंगे, उबालेंगे। यानी बीकर यानी कोई बर्तन है जिसमें गर्म पानी में क्या करेंगे, उसको उबालेंगे। और उबालने के बाद जिसके बाद पत्ती को निकालकर गर्म अल्कोहल में डालकर पुनः उसे उबालेंगे। अल्कोहल यानी कुछ अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया मतलब C2H5 एथिल अल्कोहल, ये सब जो होता है, ये अल्कोहल को लेते हैं, अल्कोहल में उसको पुनः हम उबालते हैं। और उबालने के यानी कुछ समय बाद जब हम पत्ती को निकालते हैं, यानी कि जब अल्कोहल गर्म पानी में पहले उबाले, फिर इसके बाद अल्कोहल में उबाले, और कुछ देरी के तक उबालने के बाद क्या करते हैं, पत्ती को हम निकालते हैं। तो निकालने पर क्या होता है कि तो गर्म अल्कोहल हरे रंग का प्रतीत होता है।
यानी कि अल्कोहल जो होता है, जब पत्ती को हम बाहर निकाल लेते हैं तो अल्कोहल कुछ हरे रंग का प्रतीत होता है, यानी प्रतीत कहने का मतलब दिखता है। फिर पत्ती को ठंडे पानी से धोकर एक शीशे के स्लाइड पर रखते हैं, यानी कि जब अल्कोहल से हम पत्ती को निकाल लेते हैं तो अल्कोहल हरे रंग का होता है, और उस पत्ती को हम ठंडे पानी से धो देते हैं, और धोने के बाद उसको क्या करते हैं कि एक शीशा के स्लाइड पे रखते हैं, और हम पाते हैं कि पत्ती का कुछ भाग हरे रंग का है, जबकि कुछ भाग जो होता है सफेद रंग का है। अर्थात यानी कहने का मतलब जैसे ही हम अल्कोहल से पत्ती को निकाले तो उसमें पत्ती का कुछ भाग हरा रंग हो गया, हरे रंग का था, और कुछ भाग सफेद रंग का हो गया था। क्यों सफेद? क्योंकि कुछ उसका हरापन जो था वो अल्कोहल क्या किया, शोषण कर लिया, इस कारण से कुछ भाग जो था वो सफेद हो गया। अब देखिए, हरे रंग वाले भाग पर जब आयोडीन का कुछ बूंदे गिराते हैं, आयोडीन जो नमक में पाया जाता है, उस आयोडीन की कुछ बूंद को गिराते हैं। कहाँ? जब पत्ती का हरा भाग है, पत्ती का हरा भाग है, उस पे क्या करते हैं, आयोडीन के कुछ बूंद गिराते हैं, और वो क्या होता है, जब गिराते हैं तो क्या होता है, वह पत्ती जो होता है वो गहरे नीले रंग का हो जाता है। पत्ती जो जहाँ पे हरा रंग होता है वहां पे आयोडीन जब गिराते हैं तो वो पत्ती क्या होता है, मतलब गहरे नीले रंग का हो जाता है। वहीं अगर हम सफेद वाले भाग पर जब आयोडीन को डालते हैं, यानी कि आयोडीन की कुछ बूंदे गिराते हैं, तो वह गहरे नीले रंग का नहीं होता है, यानी कि सफेद भाग पे हम आयोडीन जब गिराते हैं तो वो नीले रंग का नहीं होता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हरे गहरे नीले रंग प्रकाश संश्लेषण का सूचक है, यानी कि इस प्रकार हम इस प्रयोग के माध्यम से कह सकते हैं कि जहां हरा रंग था, पत्ती का जो हरा भाग था वो प्रकाश संश्लेषण का सूचक है, और जो सफेद रंग का था उस पे आयोडीन डाले तो वो गहरे नीले रंग का नहीं हुआ, तो वो क्या है, वो प्रकाश संश्लेषण का सूचक नहीं है, यानी कि नहीं हो सकता। इसलिए अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। सिंपल, क्लोरोफिल कैसा होता है, हरे रंग का होता है, या क्लोरोफिल को हरित लवक भी कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल हरे रंग का होता है जो सूरज के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कहने का मतलब है क्लोरोफिल हरे रंग का होता है जो सूरज के प्रकाश यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इस